बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या समझा? किसी भी स्वर की मात्रा जब व्यंजन में मिलाई जाती है तो उससे हम नए नए शब्द बनाते हैं। हमने पिछले वीडियो में अ, आ, छोटी ई और बड़ी ई यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। फिर है उ, ठीक है। उ की मात्रा किसी भी व्यंजन क से ज्ञ तक इसमें नीचे की तरफ बाईं ओर लगाई जाती है। जैसे क में उ की मात्रा लगी तो कु, ख में लगी तो खु। तो क से ज्ञ तक छोटे उ की मात्रा किसी भी व्यंजन में बाईं ओर उल्टी तरफ लगाई जाती है। लेकिन जो र वर्ण होता है ना, र, इसमें चाहे छोटी उ की मात्रा हो चाहे बड़ी, कहाँ लगेगी? बीच में। छोटे उ की मात्रा सीधा करके ऐसे घूमती है और बड़े उ की मात्रा ऐसा गोल होके ऐसे जाती है। ठीक है। सिर्फ ये दो ही व्यंजन हैं जिसमें र की मात्रा बीच में लगती है। ठीक है। उसके अलावा क से ज्ञ तक सब में नीचे लगती है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जैसे उ। छोटा उ से क्या बना? क में उ मिला तो कु, उ से कुल, पुल, खुश आदि। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बड़ा उ। बड़े उ की मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे दाईं ओर लगाई जाती है। जैसे द में बड़ा उ मिलाया हमने बड़े उ की मात्रा तो क्या बना? दू, दूर। घ में लगाई मात्रा तो घूर। क में बड़े उ की मात्रा लगी तो कु, कूदा। ठीक है। आगे है री। री की मात्रा किसी भी व्यंजन में री की मात्रा नीचे की ओर लगाई जाती है। क में री की मात्रा लगी तो बना क्रि, कृपण, कृपण, कृपा, कृपा, वृक्ष, वृक्ष। ठीक है। आगे हम सीखेंगे ए की मात्रा किसी भी व्यंजन में ऊपर की तरफ लगाई जाती है। जैसे क में ए की मात्रा लगने पे बना के से केला। नेक्स्ट हमने पढ़ा म में ए की मात्रा लगी बना में से मेला। ठ से ठेला। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आय। किसी भी व्यंजन में अय की मात्रा 2 बार ऊपर लगाई जाती है। क से अय की मात्रा मिली तो काय, कैसा, वैसा, मैल, थैला। ठीक है, आदि। फिर आगे है ओ की मात्रा किसी भी व्यंजन में ओ की मात्रा व्यंजन के दाईं तरफ सीधी लाइन खींच के ऊपर तक जाती है। जैसे क, इसके पास में लाइन ऐसे बनाएंगे सीधी, फिर ऊपर तक को से कोट, न से नोट, वैसे ओ की मात्रा लगी तो बोट। सबसे लास्ट में आओ। किसी भी व्यंजन क से ज्ञ तक औ की मात्रा, इसको भी हम इसके पास में लगाएंगे और ऊपर 2 मात्रा ऐसे लगेगी। ठीक है। क से काउन, कौवा, पौधा, ऐसे ही न पे औ लगी तो नौका। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या समझा? स्वर की जो मात्रा है व्यंजन के साथ मिल जाती है तो हम उससे नए नए शब्द बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता।
ये जो व्यंजन है ना क से ज्ञ तक, क ख ग जो भी है, क से ज्ञ तक, इनसे हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं बिना ये जो स्वर है ना इनकी मात्राओं के प्रयोग के। हम कुछ भी पूरा लिख नहीं पाएंगे, ना ही जो हमारे सामने वाला है वो समझ पाएगा। तो व्यंजन में जब स्वर मिलेंगे तो ही व्यंजन पूरा होगा और हम आगे कुछ भी लिख पाएंगे, ठीक है, या बोल पाएंगे। तो व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो उच्चारण स्थान होता है ना, हम जो बोलते हैं उसके आधार पर व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। मुंह से हम व्यंजन बोलते हैं, आवाज आती है ना, तो उस आधार पर व्यंजन क से जो ज्ञ तक व्यंजन है उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 16। इसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन मतलब क से ज्ञ तक, ठीक है। तो व्यंजन को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मतलब छूना, ठीक है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मतलब बीच में। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है। चौथा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है मिलाकर। तो हमने क्या समझा, व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, जो पहले नंबर का व्यंजन है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और वो कितने होते हैं, ठीक है। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण मतलब बोलते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों, मुंह के अलग अलग स्थान कौन से होते हैं, कंठ मतलब गला, तालु जब हम अपनी जीभ ऊपर करते हैं ना, बिल्कुल छू जाती है ऊपर का एरिया, उसको बोलते हैं तालु। मूर्धा दांतों के अंदर का जो एरिया है आगे की तरफ जहां हमारी जीभ टच होती है उसको बोलते हैं मूर्धा। और दंत बोलते हैं दांत को, जब हमारी जीभ दांतों पे टच होती है, ठीक है। ओष्ठ बोलते हैं होठ को, ठीक है। तो जब हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सब भागों को स्पर्श करती है मतलब छूती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं, 25। वर्णमाला में हम लिखते हैं ना क, ख, ग, घ, अड़, तो हम इनको बोलेंगे क वर्ग मतलब क की पूरी वाली लाइन, ठीक है। इनको जब हम बोलेंगे, बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अड़, कहाँ से आवाज आ रही है, कंठ, हमारे गले से आवाज आ रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान मतलब इनको हम कहाँ से बोल रहे हैं, कंठ से, गले से, ठीक है। नेक्स्ट है च वर्ग, च वाली लाइन, बोलिए सभी, च, छ, ज, झ, य। तो जब हमने बोला हमारी जीभ दांतों के अंदर की तरफ जो ऊपर का एरिया है ना वहाँ टच हो रही है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान कौन सा हो गया इसका, तालु, ठीक है। नेक्स्ट है ट वर्ग, ट वाली लाइन, ट, ठ, ड, ढ, अण, हमारी जीभ कहाँ गई, मुंह के ऊपर के भाग में, ये ऊपर का भाग क्या कहलाया, मूर्धा, मूर्धा मत है ना, तो ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा। आगे हम पढ़ेंगे त वर्ग, त
बोलिए सभी, त, थ, द, ध, न। हमारी जीभ कहाँ छू रही है? दांतों को। तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? दंत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प। सभी बोलिए, प, फ, ब, भ, म। क्या देखा हम सभी ने? हमारे जो होठ है, जब हम इन वर्णों को बोल रहे हैं तो दोनों होठ आपस में टकरा रहे हैं ना, काम में आ रहे हैं। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? ओष्ठ। तो हमने क्या समझा? पॉइंट नंबर 1, स्पर्श व्यंजन में जिन वर्णों को बोलने में हमारी जो जीभ है, मुंह के अलग अलग भाग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनको छुएगी तो इनको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। और ये होते हैं 25। आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप क्या करेंगे? जितना भी मैंने पढ़ाया है आप उसको फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है?